नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उससे पहले मैं बता दूं, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो आने में दोस्तों। अभी लगभग 4:15 के लगभग आपको ये वीडियो मिल रही है। 4:15 के लीजिए, 4:30 के लीजिए। तो हुआ ये कि वैसे तो मेरा प्लान था कि आज 11:30 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। 11:30 12 तक आपको वीडियो का लाइव मिल जाएगा। 11 बजे तक पीपीटी वगैरह सब तैयार हो गई थी, लेकिन पता नहीं सर कुछ दर्द सा हो रहा था, थकावट सी लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो 15 मिनट का नैप ले लेता हूँ। 15 मिनट का नैप लेने के लिए लेटा हूँ मैं, 3 साढ़े 3 घंटे सोता रहा। तो शायद दिमाग थका हुआ था और उसके चक्कर में आज वीडियो लेट हो गई। अब देखिए क्या है, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर कर लोग लाइव चैट्स में और कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के थ्रू पूछते हैं, सर कि टाइम बता दो कि करंट अफेयर्स की न्यूज़ कब आएगी, एडिटोरियल की कब आएगी। एडिटोरियल का तो देखो, मैं आपको टाइम अब बता सकता हूँ कि मैं किसी भी हाल में सुबह 8 बजे से पहले एडिटोरियल अपलोड करूँगा। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं 7 बजे अपलोड करूं, लेकिन 7 बजे नहीं हो पाता क्योंकि एडिटोरियल को तैयार करने में, न्यूज़ कंटेंट इकट्ठा करने में समय लग जाता है। तो 8 तक जाता है। कोशिश करूंगा उसको 7:30 तक मैं लेके जाऊं। हो सका सब कुछ ठीक रहा तो कहो मतलब 7 बजे तक लाइव कर दूं मैं एडिटोरियल को। लेकिन करंट अफेयर्स, अभी देखिए, एडिटोरियल और करंट अफेयर्स का टाइम मैं फिक्स तब कर सकता हूँ जब मेरे पास यही दो काम हो। लेकिन क्या है कि मेरे को ज्योग्राफी की भी वीडियो बनानी है, पॉलिटी की भी बनानी है। पॉलिटी मतलब एनसीईआरटी की, लक्ष्मीकांत खत्म हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के चक्कर में पूरे दिन का जो टाइम शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी और हैफेजर्ड वे का हो जाता है। तो कभी बीच में सो गया तो उठ के बनाने लगा, तो इसीलिए कभी कभी वीडियोस की टाइमिंग इधर उधर हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो जैसे ही मैं ये डेली न्यूज़ एनालिसिस बना के लाइव करूँगा, उसके बाद टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ बियर विद मी। जब तक कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक ये थोड़ा सा हैफेजर्ड टाइमिंग है। जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा 10 अक्टूबर से पहले, उसके बाद से हिंदू एडिटोरियल और डेली न्यूज़ एनालिसिस की टाइमिंग मैं फिक्स कर दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो हिंदू एडिटोरियल है वो सुबह 7:30 बजे और आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस सुबह 10 बजे तक। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है, फ्लैश फ्लड इन हिमाचल प्रदेश, लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड। एक 2 से 3 मिनट की वीडियो मैंने इसके लिए बनाई थी, कल ही अपलोड की अपने चैनल पे। धर्मशाला क्लाउड बर्स्ट डिकोडेड, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जाके। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बताया कि कैसे ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट एकदम से बहुत सारा पानी रिलीज कर देते हैं एक डेंस हैबिटेशन में। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन अगर ये क्लाउड बर्स्ट का पानी किसी एक इंटेंस ह्यूमन हैबिटेशन में बहुत अमाउंट में पहुंच जाता है तो काफी तबाही मचा सकता है। अब आप इस पर्टिकुलर फोटो में देखो, इधर भी आपको घर नजर आ रहे हैं, इधर भी घर नजर आ रहे हैं, बीच से पानी बह रहा है। तो अभी इस पानी को बहने की जगह नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंदर घुसेगा और रास्ते में तबाही मचाता हुआ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही अभी हुआ है आपका धर्मशाला में। साउथ वेस्ट मानसून के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन जगहों पे बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है। खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करिए तो ये माउंटेनियस इलाके हैं, यहाँ पे भी पानी बरस रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है कंगरा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे फ्लड वाटर्स, ये जो भागसू नाग विलेज है, वहां बहुत हद तक पहुंच गए। पार्क्ड व्हीकल्स को डैमेज कर दिया। जो लोग घूमने के लिए जा रहे थे धर्मशाला, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप थोड़ा सा पोस्टपोन करें अपनी ट्रिप को। बिल्कुल पोस्टपोन करें, अभी हालात बिल्कुल जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, कई सारे होटल्स को नुकसान पहुंचा इस भागसू नाग के इलाके में। एक फ्लड लाइट्स की सिचुएशन आ गई है, अब भागसू नाग वाटरफॉल में पानी एक्सेस हो गया। फिर एक, अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मशाला में ही ये इंसिडेंट हुआ, इसके आसपास भी कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं। छोटे मोटे इंसिडेंट क्या, अगर एक ह्यूमन लाइफ भी जाती तो वो बड़ा इंसिडेंट ही होता है किसी एक फैमिली के लिए। अब अगर इतनी इंटेंस ह्यूमन हैबिटेशन ना हो तो शायद इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो। जैसे कि एक सेपरेट इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक 8 साल का बच्चा और उसके साथ 2 और लोग, मतलब 3 टोटल लोगों की जान चली गई, क्योंकि उनके घर की जो छत थी वो कोलैप्स कर गई थी उत्तराखंड के एक गाँव में। बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए ये इवेंट हुआ। फिर ये जो क्लाउड बर्स्ट था, ये फ्लैश फ्लड ले आया लार तहसील ऑफ कश्मीर, गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट, मंडे मॉर्निंग। वहां पे भी बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउसेस और रोड्स डैमेज हो गए। फॉर्चुनेटली वहां पे कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। लॉस ऑफ लाइफ होता तो काफी बुरा लगता है, एक बार लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, पैसों का नुकसान हो जाए, चलता है। बट लॉस ऑफ लाइफ इज एक्चुअली लॉस ऑफ वेरी प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए तो क्लाउड बर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बहुत सारा पानी बरस जाना बहुत कम समय में। तो इसको आप बोलते हो क्लाउड बर्स्ट। एक्चुअली में क्लाउड बर्स्ट इसलिए बोला जाता था कि ऐसा समझा जाता था कि जो क्लाउड्स हैं वो वाटर बैलून के फॉर्म में बनेंगे और एकदम से फटेंगे और बहुत सारा प्रेसिपिटेशन होगा। हालांकि पहले जो वाटर बैलून का आइडिया दिया था वो साइंटिफिकली सही नहीं था, लेकिन क्लाउड बर्स्ट नाम फेमस हो गया है। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट में एकदम से बहुत सारा अमाउंट ऑफ पानी रिलीज हो सकता है। अगर 25
mm का प्रेसिपिटेशन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 25,000 मेट्रिक टन पर स्क्वायर किलोमीटर पानी बरस गया, चूंकि 1 इंच बराबर होता है 72,300 टन ओवर 1 स्क्वायर माइल। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं वो कम समय में एकदम से बहुत सारा पानी रिलीज कर देते हैं। 25 mm या 50 mm की बारिश भी आप समझ सकते हैं हजारों मेट्रिक टन में पानी बरसा रही है एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर इलाके में। और माउंटेन में ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं ना, काफी हद तक वो ओरोग्राफिक फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड है। ओरोग्राफिक फिनोमिना आप समझते हो ना कि ये पहाड़ है, इन पहाड़ के ऊपर जो वार्म एयर है वो उठ रही है उठ रही है उठ रही है उठ रही है उठ रही है, वो एकदम से क्लाउड फॉर्मेशन कर रही है। तो वार्म एयर उठती जा रही है, क्लाउड फॉर्मेशन करती जा रही करती जा रही करती रही, एकदम से बरसेगा। ठीक है, एकदम से बरसेगा वो, और जब एकदम से बरसेगा तो एकदम से बहुत सारा पानी रिलीज होगा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि जो वार्म एयर पार्सल है वो कूलर एयर पार्सल के साथ मिक्स हो रहा है। कुछ फ्रंट जैसी सिचुएशन बन रही है, जैसे फ्रंट बनते हैं ना आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे, कुछ उस प्रकार की सिचुएशन बनती है कि वार्म एयर पार्सल और कूलर एयर पार्सल आपस में मीट कर रहे हैं, एकदम से बहुत सारे क्लाउड्स बन रहे हैं और एकदम से पानी बरस रहा है। काफी हद तक ओरोग्राफिक फिनोमेना, ओरोग्राफिक मतलब विच इज एसोसिएटेड टू माउंटेन्स। अगर आप टाइप्स ऑफ माउंटेन देखोगे तो मॉनसूनल माउंटेन्स होती है, कोस्टल सॉरी अगर आप टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखोगे मतलब टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखोगे तो कोस्टल रेनफॉल होती है, कोस्टल प्रेसिपिटेशन होती है, मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन होती है, एक ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन भी होती है। जब वार्म एयर किसी एक माउंटेन के स्लोप के अलोंग ऊपर उठता जाए ऊपर उठता जाए उठता जाए और एकदम से पानी वहां बरस जाए। कुछ हद तक ये साउथ वेस्ट मानसून में भी देखा गया है। आपको पता है हमारा जो ये भारत है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एज पे ये साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है। आपको पता है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये वेस्टर्न घाट्स ऐसे खड़े हुए हैं। इन वेस्टर्न घाट्स के ऊपर ये जो हवाएं हैं ये उठती जाती हैं उठती जाती हैं उठती जाती हैं, हल्की होती जाती हैं, क्लाउड्स के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करती जाती हैं और वेस्टर्न एज पे बहुत सारी बारिश कर देती हैं। तो कुछ हद तक ये जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ये हमारे वेस्टर्न घाट्स में भी होती है। मतलब माउंटेन्स के बगल में अगर हल्की सी भी गर्म और मॉइस्ट हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो एक समय के बाद क्लाउड्स में कन्वर्ट होकर बरसने लगेगी। और जब ये फिनोमिना माउंटेन में एकदम से बहुत सारे पानी के साथ होता है तो उसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर्स में और जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, ज्वाइन बटन हो सके तो जरूर दबाएं, नहीं दबा सकते हैं तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा वीडियो को। अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है जहाँ पे आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं और वहाँ पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, करंट अफेयर्स तो देखिए सबके ही काम का है, तो अगर कोई एसएससी की भी पढ़ाई कर रहा हो या पीसीएस की या यूपीएससी की कर रहा हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर मी। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, रेगुलरली मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेक्चर का नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। और इसी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस का एक कंसोलिडेटेड आर्टिकल शाम तक वेबसाइट harshitdwedi.com पे अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीजेस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके ऊपर कल मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, हाउ उत्तर प्रदेश इज प्लानिंग टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। मैंने यहाँ पे जो अपोजिशन भी आ रहा है इस उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी के अगेंस्ट, उस अपोजिशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत की है। बहरहाल थोड़ी बहुत पॉलिसीज के फाइनल न्यूएंसेस को देख लेते हैं। ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने अनाउंस की है, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द टाइम पीरियड ऑफ 2021 टू 2023। तो यहाँ पे लोगों को अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल के पैरामीटर्स किस हिसाब से रखे गए, तो 2026 के लिए कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, 2030 के लिए कुछ टारगेट्स रखे गए। जैसे कि अभी के लिए फर्टिलिटी रेट कितना है यूपी में 2.7, तो 2026 तक 2.1 करेंगे फर्टिलिटी रेट, जिसको आप रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट भी बोलते हो। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट नहीं तो कम से कम अब तक 50 बार बता चुका हूँ, मतलब कि वो फर्टिलिटी रेट जिसपे ना आबादी बढ़ेगी और ना ही आबादी घटेगी। दो माँ बाप दो बच्चों को पैदा कर देंगे, 2.1 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे गरीबी की वजह से बीमारी की वजह से मर जाएंगे, तो वो जो मरने वाला फैक्टर उसको कंपनसेट करके दो माँ बाप चले गए दुनिया से और वो दो बच्चों को छोड़ गए, तो पॉपुलेशन मेंटेन रही। ठीक है, तो ये जो फर्टिलिटी रेट है उसको 2026 तक 2.1 करना है और 2030 तक 1.7 करना है। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट को, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल को 31.7% जो कि प्रेजेंट है उसको बढ़ा के करना है 45% बाई 2026 और 52% बाई 2030।
फिर मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज को अभी के प्रेजेंट 10.8% से बढ़ा के 15.1% करना है 2026 तक, और 16.4% करना है 2030 तक। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो कि अभी के लिए 197 है, इसको घटा के 150 करना है 2026 तक, मतलब 2026 तक, और 2030 तक 98 करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि अभी 43 है, इसको 2026 तक 32 करना है और 2030 तक 22 करना है। और अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो अभी 47 है, इसको 2026 तक 35 करना है और 2030 तक 25 करना है। फोकस एरियाज क्या है? तो भैया इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है अंडर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, सेफ अबॉर्शन का एक प्रॉपर सिस्टम डिवाइस करना, न्यू बॉर्न्स जितने जन्म हो रहे हैं उनको कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम करना, एल्डरली के लिए केयर प्रोवाइड करना, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एडोलसेंट बिटवीन 11 से 19। तो वो जो एडोलसेंट जो कि 11 से 19 साल के हैं उनके लिए बेटर हेल्थ, एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स लेके आना। अभी तक देखिए जितनी भी इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर चीजें बताई गई हैं, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। दिस इज फॉर द बेटर गुड ऑफ द होल, कह सकते हैं, सोसाइटी, और उसमें हर कम्युनिटी इंक्लूडेड है। ये जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये बहुत प्रोग्रेसिव चीजें हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मेल खाती हैं। ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज जो आज की डेट में हाई सोशल इंडिकेटर्स पे वहां तक पहुंचने के लिए हमें भी इन चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। अब कंट्रोवर्सी कब आती है? कंट्रोवर्सी तब आती है कि जब इस प्रकार की पॉलिसी को आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हो तो आपको लोगों के बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। जब आपको लोगों के बिहेवियर को बदलना है तो आपको कुछ स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उन स्टेप्स को लेते समय कंट्रोवर्सी उठती है। जैसे यहाँ पे इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए लोगों को आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, कंसेशंस इन हाउसिंग स्कीम्स, कुछ इस प्रकार के कंसेशंस, मतलब कुछ इस प्रकार के इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। अब जब आप इंसेंटिव दोगे तो जो 2 चाइल्ड नॉर्म को या 1 चाइल्ड नॉर्म को अडेयर कर रहा है उसको आप इंसेंटिव्स दोगे, और जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है उसको आप इंसेंटिव्स नहीं दोगे। तो जो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है आप उसको इंसेंटिव्स नहीं दोगे तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को बहुत सारा अपोजिशन क्रिटिसाइज करने लगेगा, जैसा कि अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंसेंटिव्स क्या दिए जा रहे हैं? वो पब्लिक सर्वेंट्स जो कि 2 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट करते हैं उनको अपने पूरे सर्विस कैरियर में 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 4600 या 5400 ग्रेड पे में लगते हो, मान लो आप पीसीएस ऑफिसर बनते हो, तो ये जो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स है ना, ये आपकी ओवरऑल पेंशन के समय पे, रिटायरमेंट के समय पे जो टोटल इनकम है ना उसको 40 से 60 लाख रुपए बढ़ा देंगे। हो सकता है उस समय के इन्फ्लेशन के हिसाब से 1 करोड़ बढ़ा दें। जब तक आप लोग मान लो अभी 22-23 साल के हो और जॉब ज्वाइन करते हो, 60 पे छोड़ते हो, तो हो सकता है 1-1.5 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले। जी हाँ, आपकी सर्विस पीरियड में, ओवरऑल आपकी सर्विस पीरियड में अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनते हो यूपी पीएससीएस में, तो पूरी 30-35 साल की सर्विस देते हो, मान लो 25 साल में, और ये 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स आपको मिलते हैं, तो पता है आपके पूरे सर्विस पीरियड में कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपका बनेगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 एडिशनल इंक्रीमेंट से क्या होगा? बहुत कुछ होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट्स ओवरऑल सर्विस पीरियड में एक्सपोनेंशियल इफेक्ट लाते हैं। फिर भाई जो इन 2 चाइल्ड नॉर्म्स को मानेगा उनको पैटर्निटी लीव दी जाएगी 12 महीने की, सैलरीज अलाउंसेस दिए जाएंगे, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड में 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। वाटर, हाउसिंग, होम लोन्स में रिबेट दी जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें। फिर मैंने आपको बताया था कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन कपल्स जिनकी सिर्फ एक बेटी है और वो अपने आप को वैसेक्टॉमी करवाते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको 1 लाख का इंसेंटिव, जिनकी सिर्फ एक बेटी है और वो अगला बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, वैसेक्टॉमी करवा रहे हैं। और वो कपल्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका सिर्फ एक बेटा है, और अगर वो वैसेक्टॉमी करवाते हैं, आगे बच्चा नहीं करेंगे, वॉलंटरी तरीके से वैसेक्टॉमी करवा रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि ठीक है भाई हम आगे बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस में सिंगल बॉय है तो 80,000 का इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव, और अगर सिंगल गर्ल है तो 1 लाख का कैश इंसेंटिव। ये सब चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में भी बताई थी, आप इसमें जाके भी देख सकते हो। ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस और पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आषाढ़ी बीज द कच्ची न्यू ईयर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आषाढ़ी बीज कच्ची न्यू ईयर की बधाइयाँ दी हैं लोगों को। ये जो कच्ची न्यू ईयर है ये भाई 2nd डे ऑफ शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है आषाढ़ मंथ में। आषाढ़ हिंदू कैलेंडर का मंथ है। 2021 में ये 12 जुलाई को था। मतलब ये जो फेस्टिवल है ये किस चीज को डिनोट करता है कि भाई कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में जो बारिश है वो शुरुआत हो रही है। तो मानसून आ रहा है, मानसून
कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में पहुंच गया, अब बारिश वहां पे शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये आषाढ़ी बीज नाम का फेस्टिवल वहां पे मनाया जाएगा। जब बारिश शुरू होती है तो उस समय पे हवा की नमी को नापा जाता है इस कच्ची रीजन में, और उस नमी के हिसाब से ये फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी क्रॉप उगाएंगे आने वाले मानसून के लिए। एक ट्रेडिशनल अफेयर है कच्ची न्यू ईयर, कच्छ में होम्स में मनाया जाता है। गणेश जी, गॉडेस लक्ष्मी और दूसरी रीजनल डीटीज की यहाँ पे पूजा की जाती है। गुजरात की तरह एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, आषाढ़ी एकादशी फेस्टिवल। देखिए, आषाढ़ी बीज फेस्टिवल कच्छ में मनाया जाता है और आषाढ़ी एकादशी फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बट ये दोनों अलग अलग फेस्टिवल्स है। तो आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र है और आषाढ़ी बीज कच्छ है, और वो गुजरात में। तो ये दोनों फर्क याद रखिएगा, हो सकता है किसी एमसीक्यू में आपसे पूछ दिए जाए। तो ये जो आषाढ़ी एकादशी फेस्टिवल है एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ओके, पंढरपुर नाम की जगह पे बहुत सारे डिवोटीज जमा होते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 1 में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज कल्चर, खासकर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस प्रकार की न्यूज़ें बहुत काम आती हैं, और जो वन लाइनर आते हैं पीसेस एसएससी के उसमें तो काम है ही। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैन पुट बिलियंस एट रिस्क ऑफ मलेरिया डेंगू। तो न्यूज क्या कह रही है, ग्लोबल वार्मिंग हैज ऑलवेज रेज द स्पेक्ट्रम ऑफ डेल्यूज एंड ड्रॉट, नाउ एड डिजीजेस टू इट। मतलब ग्लोबल वार्मिंग सूखा तो लेके आएगा ही, ड्रॉट तो लेके आएगा ही, ठीक है ना, भुखमरी तो लेके आएगा ही, उसके साथ साथ अब ये बीमारियां भी लेके आएगा। जो 2100 तक 3.7 डिग्री सेल्सियस का राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा था अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इसके चलते 2100 में जब भी 3.7 डिग्री का राइज होगा, एकदम से बहुत फेटल आउटब्रेक्स होंगे पूरी दुनिया में मलेरिया और डेंगू के। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस लेवल की वार्मिंग पे 4.7 बिलियन पीपल यानी 470 करोड़ लोग रिस्क पे होंगे डेडली डिजीज के। और 470 करोड़ लोग ज्यादा, मतलब 1970-1999 में जितने लोग रिस्क पे हैं उससे 4.7 बिलियन ज्यादा लोग रिस्क पे होंगे। कब? 2100 में, जब 3.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ चुका होगा। ये किसने बोला है? लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की रिपोर्ट बोलती है। ओके, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, द रिसर्चर्स यूज्ड एन इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल multi scenario framework to measure the impact of climate change in the length of transmission season. They also use this to measure the global population at risk of malaria and dengue for different altitudes and population densities for the period 1951 to 1999। मतलब कुल मिला के 1951 से लेकर 1999 के पीरियड को यहाँ पे आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, 2100 के लगभग 2050 के बाद क्या होने वाला है, इन सब चीजों को यहाँ पे थोड़ा बहुत एस्टिमेट किया गया। फिर क्या बताया जा रहा है, एक फाइंडिंग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। The study predicted the population at risk of malaria and dengue will be higher in densely populated areas in WHO's Africa region, Southeast Asia region and region of the Americas। तो भैया अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका के रीजन में मलेरिया और डेंगू का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। 1.4 बिलियन एडिशनल पीपल, 140 करोड़ ज्यादा लोग will be at the risk of malaria and dengue in urban areas in Africa and साउथ ईस्ट एशिया। मतलब अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के ही 140 करोड़ लोग ज्यादा लोग मलेरिया और डेंगू से एक्सपोज्ड हो सकते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है कि ये जो डिजीज का ट्रांसमिशन सीजन है ये बढ़ने वाला है। अभी क्या होता है, देखिए, गर्मी का एक सेट पैटर्न है, सर्दियों का एक सेट पैटर्न है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो सर्दियां हैं वो थोड़ी गर्म हो रही हैं और गर्मियां लंबी हो रही हैं। तो जो समर्स हैं वो लंबी हो रही हैं, जो विंटर्स हैं वो छोटी हो रही हैं। उसके चलते आपको पता ही है कि जो मॉस्किटोज हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, ये ब्रीड समर में करते हैं, विंटर्स में उतना ब्रीड नहीं करते। अगर आप ठंडे प्रदेशों में चले जाओ, रशिया, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग साइड, तो वहां पे आपको इतने मच्छर नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया में और पाकिस्तान वगैरह में मच्छर भर भर के हैं। तो अब होगा ये कि जो ठंडी जगह है जब वहां पे गर्मी आएगी और जो गर्म जगह है वहां पे और लंबे समय के लिए गर्मी आएगी, तो इस मलेरिया के और बाकी जो भी वेक्टर्स हैं, मच्छर हैं, इनको ब्रीड करने का ज्यादा समय मिलेगा। 1.6 एडिशनल मंथ्स मिलेंगे मलेरिया को फैलने में। कहां पे? अफ्रीका के ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, अमेरिकाज में। और ये जो डेंगू ट्रांसमिशन का रिस्क है, इट विल इंक्रीज इन द लो लैंड एरियाज ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न मेडिटेरियन बाय 4 एडिशनल मंथ्स। मतलब लो लैंड एरियाज ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न मेडिटेरियन में 4 एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे डेंगू के ट्रांसमिशन को फैलने के लिए। तो कुल मिला के आगे आने वाले अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में
जो मेजर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हैं, डेंगू, मलेरिया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके जो ट्रांसमिशन एजेंट्स हैं, जो मच्छर हैं, इनको बहुत लंबा ब्रीडिंग सीजन मिलने वाला है इस ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमिना के चलते। और इसके बड़े मेजर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिर एक और बात है, जिस हिसाब से ये दवाइयाँ, जिस हिसाब से बीमारियां आगे हमको इम्पैक्ट कर सकती हैं, उस हिसाब से इन बीमारियों को खत्म करने के लिए इफेक्टिव ड्रग्स और वैक्सीन वो नहीं बनाई जा रही हैं। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो डिजीज और वेक्टर एवोल्यूशन जिस प्रकार से होगा, उस प्रकार से उसकी दवाइयों के ऊपर शोध हो नहीं रही है। और डिजीज और वेक्टर एवोल्यूशन इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत डेंजरस तरीके से आगे आएगा। तो आगे आने वाले समय में करोड़ों की तादाद में लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, ये हमने अभी स्टैटिस्टिक्स देखे ही। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कंजर्वेशन में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में हेल्थ इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल आस्क प्रेसिडेंट, नेपाल सुप्रीम कोर्ट आस्क प्रेसिडेंट टू अपॉइंट शेर बहादुर देउबा एस पीएम। तो ये प्रधानमंत्री ओली जी का जितना भी मजाक था, फाइनली नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आपके केपी शर्मा ओली, वो विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की राष्ट्रपति थी, ये दोनों अपनी जुगलबंदी कर करके बार बार नेपाल के संविधान के साथ मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे। मैंने पहले भी एडिटोरियल्स में आपके साथ डिस्कस किया है कि जो विद्या देवी भंडारी हैं, इन्होंने बहुत से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स किए हैं केपी शर्मा ओली के कहने पे। केपी शर्मा ओली ने पॉलिटिक्स में विद्या देवी भंडारी का काफी सपोर्ट किया था, तो बाद में उस सपोर्ट के चलते जो भी केपी शर्मा ओली विद्या देवी भंडारी को करने को कह रहे थे, विद्या देवी भंडारी यहाँ पे करती जा रही थी। तो पिछले साल के एंड में जब केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी से कहा कि भैया ये जो लोअर हाउस है, प्रतिनिधि सभा, इसको डिसॉल्व कर दो, विद्या देवी भंडारी ने डिसॉल्व कर दिया। और इस बार भी मई में ये जो प्रतिनिधि सभा थी, जिसको रीइंस्टेट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने, उसको फिर से डिसॉल्व करने को बोला केपी शर्मा ओली ने, फिर से डिसॉल्व कर दिया विद्या देवी भंडारी ने। असल में बात यह थी कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर बनाने की बात की जाती है, मान लीजिए प्रतिनिधि सभा है नेपाल की, उसमें अलग अलग 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपको पता है कि भाई मेजॉरिटी के लिए 50% से ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसको। अब 50% से ज्यादा सपोर्ट केपी शर्मा ओली के पास तो था नहीं, तो केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। केपी शर्मा ओली अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए। तो कुल मिला के यहाँ पे विद्या देवी भंडारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि केपी शर्मा ओली के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए था, और उस कैंडिडेट को ये मौका देना चाहिए था कि वो महीने भर के अंदर या कुछ समय के अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करे। ये विद्या देवी भंडारी ने यहाँ नहीं किया। विद्या देवी भंडारी ने फिर से मई 2021 में 22 मई 2021 को नेपाल की लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दिया। मतलब कि विद्या देवी भंडारी ने सिर्फ केपी शर्मा ओली को मौका दिया अपनी सरकार बनाने का, किसी और कैंडिडेट को जरूरी भी नहीं समझा ये मौका देना, और केपी शर्मा ओली के कहने पे प्रतिनिधि सभा को डिसॉल्व कर दिया। अब इस बात पे यहाँ पे इंटरवीन किया सुप्रीम कोर्ट ने। जब इन्होंने डिसॉल्व किया था ना विद्या देवी भंडारी ने, तो ये भी बोला था कि 12 नवंबर को और 19 नवंबर को फिर से इलेक्शंस होंगे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने फिर से इंटरवीन किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये मजाक नहीं चल पाएगा, ये जो विद्या देवी भंडारी कर रही है दिस इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पे साफ साफ अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नेपाल की कि भैया ये जो प्रतिनिधि सभा थी, लोअर हाउस थी पार्लियामेंट की, इसको रीइंस्टेट करो और शेर बहादुर देउबा को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करो, और फिर शेर बहादुर देउबा को कुछ समय दिया जाएगा अपनी मेजोरिटी प्रूव करने का। कुल मिला के ऐसा हुआ था मई 2021 की बात कर रहा हूँ, 22 मई के लगभग हुआ ये कि पहले केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए, वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए। 10 मई को जो कॉन्फिडेंस वोट हुआ ना नेपाल की लोअर हाउस में, वहां पे 93-124 से केपी शर्मा ओली हार गए। 93 लोगों ने इनके सपोर्ट में वोट दिया और 124 लोगों ने इनके अपोज में वोट दिया, तो केपी शर्मा ओली तो हार गए। उस समय पे ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन एक मेजॉरिटी नहीं बना पाएगा, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि केपी शर्मा ओली को हराने के लिए, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू को हराने के लिए इजराइल में अपोजिशन ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर ली, भले ही बिल्कुल कम से साबित की, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि नेपाल की लोअर हाउस में भी, प्रतिनिधि सभा में भी मेजॉरिटी साबित हो जाएगी। लेकिन केपी शर्मा ओली को यह मंजूर नहीं है कि कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। तो केपी शर्मा ओली ने विद्या देवी भंडारी से कहा कि तुम एक काम करो, फिर से इस लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, और विद्या देवी भंडारी ने बिना सोचे समझे, बिना अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखे लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दिया, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको शेर बहादुर देउबा को रीइंस्टेट करना चाहिए था, मतलब शेर बहादुर देउबा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए था, और उनको मौका देना चाहिए था कि भैया अपनी जो भी मेजॉरिटी है साबित करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस।
बट ऐसा यहाँ पे विद्या देवी भंडारी ने नहीं किया। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का मजाक उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी, जिसमें चीफ जस्टिस थे चुलिंदा शमशेर राणा, इन्होंने बोला है कि ये जो केपी शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना और ये जो पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन किया है ना विद्या देवी भंडारी ने, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो साफ साफ यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ये जो शेर बहादुर देवबा है इनको नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करो और ये जो लोकसभा इसको रीइंस्टेट करो और उसके बाद फिर शेर बहादुर देवबा को अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इशू है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे शेर बहादुर देवबा अपनी मेजॉरिटी साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चली है ना, शेर बहादुर देवबा को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी का मजाक से उड़ रहा है इस समय पे नेपाल में। वैसे शेर बहादुर देवबा ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी के लिए शेर बहादुर देवबा लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट न्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबा प्रोटेस्ट, थाउजेंड्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्यूबा में प्रोटेस्ट से चल रहे हैं। अभी क्यूबा की अगर बात की जाए तो यहां पे नजर आ रहा है आपको क्यूबा। ओके, दिस इज बेसिकली क्यूबा। एक छोटा सा सवाल है, ये जो आइलैंड दिख रहा है ना, इस आइलैंड का नाम बताओ क्या है। ये आइलैंड रिसेंटली न्यूज में है, ठीक है। इस आइलैंड में 2 कंट्रीज दिख रही है, एक ये अलग दिख रही है, एक ये अलग दिख रही है रिसेंटली। अभी मैं तो आपको आंसर ही बता रहा हूं, बट चलिए थोड़ी इस पर्टिकुलर आइलैंड का नाम बताइए। इस आइलैंड में जो कंट्री न्यूज में रही है उसका नाम बताइए, और वो कंट्री भी रिसेंटली न्यूज में क्यों है उसका नाम बताइए। और ये सब आप करिए बिना पुराने करंट अफेयर्स को चेक किए, बिना न्यूज एनालिसिस को चेक किए, जो कि मैंने पहले आपको प्रोवाइड किए। देखते हैं, आप अपनी मेमोरी टेस्ट करो यहाँ पे। तो ये जो क्यूबा है इसकी कैपिटल है हवाना। बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो यूएसए का फ्लोरिडा स्टेट है, मायामी नाम का बड़ा प्यारा सा टूरिस्टिक शहर है, इसके बहुत पास है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बिल्कुल आउटर एज पे है आपका ये क्यूबा। ओके, क्यूबा में एक बहुत लंबे समय तक रेवोल्यूशन चला है। क्यूबा एक कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका के बिल्कुल गढ़ में, अमेरिका के बिल्कुल पास में अपने आप में क्यूबा का होना, ये एज अ कम्युनिस्ट कंट्री, ये अपने आप में देखा जाए तो यूएसए को एक चैलेंज है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद है, यूएसएसआर के बैकिंग के साथ क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी गई थी, जो कि यूएस की तरफ आप कह सकते हो पॉइंट कर रही थी। अब क्यूबा में हो क्या रहा है, क्यूबा में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आए। क्यों? क्योंकि भाई जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ऐसा बोला जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही है। क्यूबा में बहुत सारे यूएस सैंक्शंस लगे, कोविड तो फैला ही है। तो सबसे पहले तो कोविड के चलते जो टूरिज्म था क्यूबा का वो ठप हुआ, तो टूरिज्म क्यूबा का ठप हुआ। ऊपर से यूएस के सैंक्शंस, इन सब चीजों के चलते क्यूबन जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई है। फूड और मेडिसिन शॉर्टेजेस हो गई हैं, दाम बहुत बढ़े हैं चीजों के, और गवर्नमेंट ने जो हैंडलिंग की है पेंडेमिक की, उसके ऊपर जो क्यूबन्स हैं वो काफी नाराज हैं। तो जब प्रोटेस्टर्स क्यूबा की स्ट्रीट में उतरे तो फ्रीडम, डाउन विद द डिक्टेटरशिप के नारे वो लोग लगाने लगे हवाना में। अब अभी के लिए प्रेसिडेंट कौन है क्यूबा में, तो मिगुएल डियाज कैनाल है। मैंने इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाई थी, जब मिगुएल डियाज कैनाल कुर्सी पर बैठे थे। आप बताइए किसने कुर्सी छोड़ी थी जब मिगुएल डियाज कैनाल कुर्सी पर बैठे थे। कुछ दिन पहले ही ये जो हवाना क्यूबा वाला इशू है ना, ये काफी न्यूज में रहा है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, क्यूबन कन्वर्टिबल पीसोस पहले बैन हुए थे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था क्यूबन इकोनॉमी पे, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है लगभग 5 महीने पहले। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर एक क्यूबा का सैन इसिड्रो मूवमेंट है, ये एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है। कहाँ पे है? क्यूबा के अंदर। इसको एमएसआई भी कहा जाता है, प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी। लगभग 6 महीने पहले ये चीज न्यूज में थी, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्यूबा में अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में क्या हुआ है ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा, जो कि 5-6 महीने की न्यूज, 5-6 महीने पहले की न्यूज आपके लिए काफी रेलिवेंट है। प्लस प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनाल, ये भी अभी रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैंने पहले बनाई वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्यूबा न्यूज़ बस इतनी है कि क्यूबा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्यूबा की सरकार के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी कम्युनिस्ट सरकार है। लोगों के पास खाने पीने की कमी पड़ गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, मेडिसिन शॉर्टेजेस हैं, इकोनॉमी बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है। पहले थोड़ा बहुत टूरिज्म के चलते सपोर्ट मिल भी जाता था, अब वो भी बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना का लॉकडाउन लगा तो टूरिस्ट लैंडफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया।
अब जब यहाँ पे इतना प्रेशर होने लगा तो जो प्रेसिडेंट हैं आपके मिगुएल डियाज कैनाल, ये ऑनलाइन आए, मतलब टीवी ब्रॉडकास्ट पे आए और उन्होंने आके बोला कि जो कुछ भी यहाँ पे क्यूबा में हो रहा है वो यूएस की वजह से हो रहा है। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं क्यूबा के ऊपर 1962 से, जिसके चलते इकोनॉमी क्यूबा की बिल्कुल सफोकेट कर गई है। हम बिल्कुल भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। प्लस यहाँ पे मिगुएल डियाज कैनाल का ये भी बोलना है कि यूएस ने मर्सिनरीज को हायर किया है देश में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए। देश के लोगों को 1959 की अपराइजिंग को याद करना चाहिए, जिसके थ्रू कम्युनिस्ट रूल आया था क्यूबा के अंदर। बताइए कौन थे इस 1959 अपराइजिंग के जनक? क्यूबा में जो 1959 अपराइजिंग आई थी, एक लीडर यहाँ पे उठ के आया था और वो लीडर काफी फेमस हुआ था। नाम है ना, पता है ना उसका, फिडेल कैस्ट्रो। तो पहले फिडेल कैस्ट्रो ने 1959 की अपराइजिंग करा के क्यूबा को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाया। फिर बहुत लंबे समय तक फिडेल कैस्ट्रो ने यहाँ पे राज किया। फिर फिडेल कैस्ट्रो के बाद उसकी गद्दी पर बैठा उसका छोटा भाई रॉल कैस्ट्रो, और रॉल कैस्ट्रो 19 अप्रैल 2021 तक गद्दी पे थे। मैं यही बता रहा हूँ कि अप्रैल में फिर से क्यूबा न्यूज में था। 19 अप्रैल 2021 तक क्यूबा की प्रेसिडेंट की गद्दी पर रॉल कैस्ट्रो बैठे थे। उसके बाद जब रॉल कैस्ट्रो ने गद्दी छोड़ी तो मिस्टर मिगुएल डियाज कैनाल बैठे हैं गद्दी के ऊपर। गॉट इट? तो ओवरऑल जो भी रेवोल्यूशन का हीरो था, 1959 की अपराइजिंग का हीरो था रॉल कास्ट्रो। रॉल कास्ट्रो के बाद गद्दी पर बैठा उसका छोटा भाई, सॉरी फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो के बाद गद्दी पर बैठा उसका छोटा भाई रॉल कास्ट्रो। रॉल कास्ट्रो के बाद गद्दी पर बैठा मिगुएल डियाज कैनाल, और अभी के लिए मिगुएल डियाज कैनाल इज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। क्यूबा क्यूबन पीसेस के लिए भी न्यूज में है और अपने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए भी न्यूज में है। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यूबा की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं खाली हो गए हैं। शुगर काफ़ी पैदा करता है क्यूबा, शुगर एक्सपोर्ट करता है, बट ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, इस साल का हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ और शुगर की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा नहीं है। तो उसके चलते क्यूबा के पास फॉरेन करेंसी भी खत्म हो गई है, तो अपने इंपोर्ट्स को क्यूबा फाइनेंस नहीं कर पा रहा। कुछ उस प्रकार की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रखी है क्यूबा में, जो इंडिया में 1991 में आई थी, और उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत हैवी सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस की तरफ से। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज, वाइल्ड फायर्स रेज एज हीट वेव्स स्टिफल्स वेस्टर्न यूएस कनाडा। भाई वेस्टर्न यूएस और कनाडा में बहुत तगड़े टेम्परेचर्स जा रहे हैं, हीट वार्निंग्स हैं और वाइल्ड फायर बहुत हो रही हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, फॉरेस्ट फायर्स को आप कभी कभी वाइल्ड फायर भी बोलते हो। ये जो यूएस का आपका वेस्टर्न इलाका है, ठीक है, ये जहाँ पे आपको जितना ये नजर आ रहा है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, वॉशिंगटन, ओराओगांव, इडाहो, निवाड़ा, यूटा, एरिजोना, कैलिफोर्निया। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे, अमेजन प्राइम पे यूएस बेस्ड कुछ सीरीज देखते हैं, इस प्रकार के स्टेट्स के नाम अक्सर कर आते रहते हैं। तो ओवरऑल इन स्टेट्स में एक प्रकार की हीट वेव सी चल रही है, और ये हीट वेव कनाडा तक भी पहुंची है, और ये कुछ कुछ हद तक हीट डोम के साथ भी जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी चैनल पे एक शॉर्ट डाला था हीट डोम से रिलेटेड, तो हीट डोम से भी कहीं ना कहीं फिनोमेना कनेक्टेड है। गॉट इट? तो यूएस और कनाडा, खासकर वेस्टर्न यूएस और कनाडा में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा रहे हैं, हीट वार्निंग प्लेस में है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी के चलते वाइल्ड फायर्स फैली हुई हैं, और इन वाइल्ड फायर्स ने 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा इलाका जला दिया है वेस्टर्न यूएस और कनाडा में। तो भैया 8.5 लाख एकड़ का इलाका जल रहा था यूएस में, ओरेगांव, कैलिफोर्निया और एरिजोना में, और लगभग 3 लाख एकड़ का इलाका जल रहा था कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। मतलब लिटरली इन इलाकों में 8.5 लाख एकड़ और 3 लाख एकड़ के जंगलों में आग लग गई है। बहुत ज्यादा गर्मी। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने बताया है कि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा जा सकते हैं। साउदर्न कैलिफोर्निया में टेम्परेचर्स 46 डिग्री सेल्सियस तक चले गए। ओके, लॉस एंजलिस में तो हीट एडवाइजरी इशू हो गई थी, और कनाडा के मीटरोलॉजिस्ट ने बताया कि 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा वेस्टर्न कनाडा में। अब आप बोलोगे यार 32 डिग्री तो इंडिया के हिसाब से बड़ा नॉर्मल है, लेकिन हम यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, और ये इलाके टेम्परेट से भी और नॉर्थ में आते हैं। तो यहाँ पे ठंडी होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस में टेम्परेचर जाते हैं, और वहां पे 32 डिग्री सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर। वो भी कब? अभी महीना क्या चल रहा है? खैर महीना तो जुलाई का ही है तो गर्मी का ही महीना, बट ऐसा बोला जा रहा है कि इस प्रकार की वाइल्ड फायर्स अगर आगे भी आती रहती हैं तो ओवरऑल वहां पे और खतरनाक वाइल्ड फायर्स देख। अच्छा, ये हमको समझना पड़ेगा कि ये वाइल्ड फायर्स यहाँ पे आई क्यों है। देखिए, जो फॉल का सीजन होता है और जो विंटर का सीजन होता है, कैलिफोर्निया और वेस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न कनाडा में मॉइस्चर इस समय पे आता है। क्या होता है ना कि पेड़ों में अगर नमी है, पेड़ों में अगर पानी है, हवा में अगर पानी है, तो इतनी तेजी से आग नहीं फैलेगी। आग तब ज्यादा फैलती है जब चीजें ड्राई पड़ी हुई हो। तो होता यह है
कि भाई फॉल और विंटर के समय पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है, थोड़ा बहुत बारिश होती है इस वेस्टर्न यूएस और कनाडा वाले इलाके में। जब समर्स आ जाती हैं तो ये जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है सूख जाता है, रेनफॉल होती नहीं है, बहुत ड्राई टाइप की वेजिटेशन हो जाती है। और ये ड्राई टाइप की वेजिटेशन में अगर थोड़ा भी ज्यादा हीट कंडीशंस बन जाती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते बन रही हैं, तो वाइल्ड फायर्स आ जाएंगी। ये जो यूएस के वेस्टर्न स्टेट्स है ना, जहां पे आपको इस प्रकार की वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रही है, ओरेगांव, कैलिफोर्निया, नेवाडा में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर इलाके में समर्स के समय पे ऑलरेडी चीजें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती हैं, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग के चलते टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो नेचुरली यहाँ पे वाइल्ड फायर्स पकड़ रही हैं। ओके, फॉल और विंटर में यहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो जब मॉइस्चर होगा चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे गर्मियों के समय पे थोड़ी बारिश हो गई होती ना अभी, तो ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। बट इस टाइम पे यहाँ पे बारिश नहीं होती, बिल्कुल ड्राई सीजन होता है। और इस ड्राई सीजन के साथ आप मिला दो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, तो एकदम से यहाँ पे बहुत मेजर स्केल पे जो जंगल हैं वो जल रहे हैं। और कुछ ऐसा ही आपका ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ऑफ कनाडा में भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा रहा है साउदर्न कैलिफोर्निया में, और 32 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है आपका ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जो प्रोविंस है कनाडा में, वहाँ पे जहाँ पे 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता था, तगड़ी ठंडी रहती थी, वहाँ पे इतने इतने टेम्परेचर जा रहे हैं। तो एक प्रकार की हीट वेव्स ही आ गई है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फिनोमेनन चीज काम आएगी। सोचिए वहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस पे हीट वेव आ रही है, और यहाँ मुंबई में 32 डिग्री सेल्सियस पे फिर भी सुहावना मौसम लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं नासा के वाइपर मिशन के बारे में। तो भैया नासा ने मून पे जाने वाला अपना ये वाइपर मिशन अनाउंस किया है, जिसका नाम है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। 2023 में ये मिशन जाएगा। क्या मून पे ह्यूमन लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है, इस चीज की इंक्वायरी करने जाएगा ये वाइपर मिशन। एक मोबाइल रोबोट होगा ये वाइपर मिशन, 100 डेज के मिशन के लिए जाएगा, और मून के साउथ पोल रीजन में जाएगा, लूनर रिसोर्स मैप करेगा, वहां पे देखेगा कि वाटर के कंसंट्रेशन का कुछ साक्ष्य है क्या पास्ट में, और क्या ह्यूमंस को वहां पे हैबिटेशन बनाई जा सकती है, वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन। तो इन सब चीजों के ऊपर थेसिस होगी, और आगे आने वाले समय में आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर मून के ऊपर कहां कहां पे फ्यूचर लैंडिंग साइट्स बनाई जा सकती हैं, इसके ऊपर भी शोध करेगा ये वाइपर मिशन। बस इतना याद रखिएगा कि वाइपर मिशन वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर 2023 में ये रोवर नासा कहां भेजेगा, मून के साउथ पोल पे भेजेगा। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आज इतनी ही न्यूज़ है। आई एम सॉरी थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया है, आगे मैं कोशिश करूंगा कि समय पे लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस ऑफ स्पेस में न्यूज़ आपको काम आएगी।